सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम जो हमारा अध्याय है क्षितिज भाग 2 का एक कहानी यह भी, इसकी जो लेखिका हैं वो है मन्नू भंडारी जी। तो उसको प्रारंभ करेंगे। एक कहानी यह भी शीर्षक पाठ का सार अपने शब्दों में लिखिए। यह पाठ सुप्रसिद्ध कहानी लेखिका मन्नू भंडारी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं का ओजस्वी भाषा में वर्णन किया है जिनका संबंध लेखकीय जीवन से रहा है। लेखकीय जीवन यानी कि लिखने, जो लेखक रहे हों, काव्य कृतियों रचनाओं के कर्ता। संकलित अंश में मन्नू भंडारी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष रूप में उभरकर सामने आया है। किशोर जीवन होता है जब बाल्यावस्था के बाद जो अवस्था शुरू होती है उसको किशोरावस्था बोलते हैं, जो लगभग 12 वर्ष से और 18 वर्ष तक चलती है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेख के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ लेखिका ने अपनी किशोरावस्था में घटित घटनाओं का सजीव चित्रण किया है, साथ ही तत्कालीन वातावरण का भी सजीव चित्रण किया है। सन 1946-47 के आंदोलन की गर्माहट इस पाठ में पूर्ण रूप से अनुभव की जा सकती है। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, किंतु उनका बचपन राजस्थान के अजमेर नगर के एक मोहल्ले में बीता। उनका घर 2 मंजिला था, नीचे पूरा परिवार रहता था, किंतु ऊपर की मंजिल पर उनके पिता का साम्राज्य था। अजमेर आने से पहले वे इंदौर में रहते थे। वहाँ उनके परिवार की गिनती प्रतिष्ठित परिवारों में होती थी। प्रतिष्ठित होते हैं सम्मानित। उनके पिताजी शिक्षा में गहन रुचि रखते थे। कमज़ोर छात्रों को तो घर बुलाकर पढ़ाते थे। उनके पढ़ाए हुए छात्र आज बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। उनके पिता उदार हृदय, कोमल स्वभाव, संवेदनशील होने के साथ साथ क्रोधी और अहंकारी स्वभाव वाले भी थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया, इसलिए वे इंदौर से अजमेर आए थे। यहाँ आकर उन्होंने हिंदी अंग्रेजी कोश तैयार किया। वह अपनी तरह का पहला शब्दकोश था। उससे उन्हें ख्याति तो खूब मिली, किंतु धन नहीं। कमज़ोर आर्थिक स्थितियों के कारण उनका सकारात्मक स्वभाव दबकर रह गया। वे अपनी गिरती आर्थिक स्थिति में अपने बच्चों को भागीदार नहीं बनाना चाहते थे। आरंभ से अच्छा ही अच्छा देखने वाले उनके पिताजी के लिए ये दिन बड़े ही कष्टदायक लगते थे। इससे उनका स्वभाव संदेहशील बन गया था। संदेहशील होता है संदेहयुक्त, अर्थात संदेह करना, किसी पर शक करना। ऐसी मनोदशा में हर किसी को संदेह की दृष्टि से देखते थे, शक की दृष्टि से देखते थे। लेखिका ने अपने पिताजी की अच्छी और बुरी आर्थिक दशा का उल्लेख करने के साथ साथ उनके व्यक्तित्व के गुणों और अवगुणों की ओर भी संकेत किया है। नवाबी आदतों, अधूरी महत्वाकांक्षाओं और सदा शीर्ष पर रहने के बाद नीचे उतरने की पीड़ा सदा क्रोध के रूप में उनकी पत्नी पर बरसती रहती थी। अपने बहुत निकट के लोगों से विश्वासघात मिलने के कारण वे बड़े शक्की स्वभाव के हो गए थे। उनके उस शक के लपेटे में अक्सर लेखिका और उसके भाई बहन भी आ जाते थे। लेखिका ने अपने विषय में कहा है कि वह काली और दुबली पतली थी। लेखिका की उससे 2 वर्ष बड़ी बहन खूब गोरी, हंसमुख और स्वस्थ थी। पिता की कमजोरी गोरा रंग था, अतः हर बात में उसकी प्रशंसा और उससे तुलना ने लेखिका में एक ऐसी हीन भावना भर दी कि वे आजीवन उससे उभर न सकी। किंतु माँ का स्वभाव पिता के ठीक विपरीत था। लेखिका ने उनमें धरती से भी कहीं अधिक धैर्य और सहन शक्ति को देखा था, किंतु असहाय और विवशता में लिपटा उनका यह त्याग कभी उनके बच्चों के लिए आदर्श नहीं बन सका। लेखिका ने अपने से 2 वर्ष बड़ी बहन सुशीला के अपने साथ बचपन में हर प्रकार का खेल खेला था। लेखिका के 2 बड़े भाई पढ़ने हेतु बाहर चले गए थे, किंतु बचपन में वह उनके साथ भी खेलती थी। पतंग उड़ाना, मांझा सूतना, यहाँ तक कि गुल्ली डंडा खेलना भी उसके खेलों में सम्मिलित था। सम्मिलित होता है शामिल।
किंतु उसकी सीमा अपने घर या फिर मोहल्ले पड़ोस तक ही होती थी। उन दिनों पड़ोस को तो घर का ही हिस्सा माना जाता था। उन दिनों की तुलना में आज महानगरों के फ्लैट का जीवन अत्यधिक संकुचित हो गया है। संकुचित होता छोटा। लेखिका की कहानियों के अधिकांश पात्र उनके मोहल्ले से हैं। यहाँ तक कि दा साहब भी मौका मिलते ही महाभोज नामक उपन्यास में प्रकट हो गए। तब लेखिका को पता चला कि बचपन की याद कितनी गहरी होती है। सन 1944 में बड़ी बहन सुशीला का विवाह हो गया। बड़े भाई पढ़ने के लिए बाहर चले गए। तब उनके पिताजी ने मन्नू की पढ़ाई की ओर ध्यान दिया। पिताजी को यह पसंद नहीं था कि उसे पढ़ाई के साथ साथ रसोई में भी कुशल बनाया जाए। उनके अनुसार रसोई का काम लड़कियों की प्रतिभा व क्षमता को नष्ट करता है। रसोई का काम उनकी दृष्टि में भटियार खाना था। वे चाहते थे कि लेखिका उनके साथ राजनीतिक बहसों में शामिल हो। उनके घर में आए दिन किसी न किसी राजनीतिक पार्टी की मीटिंग होती रहती थी। कभी कांग्रेस, कभी सोशलिस्ट, तो कभी कम्युनिस्ट पार्टी और कभी आरएसएस के लोग आते थे। पिताजी चाहते थे कि वह देश की गतिविधियों के विषय में भी जानकारी रखे, किंतु लेखिका का बालक मन पचड़ों को नहीं समझता था। वह क्रांतिकारियों और उनके महान बलिदानों से ज़रूर रोमांचित हो उठती थी। तो ये अर्ध भाग है इसके जो पाठ का सार है। आगे का जो भाग है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो सभी विद्यार्थी एक बार इसको अच्छे से याद करेंगे अर्ध भाग को और अपनी कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।